नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमने कल लेक्चर 1 किया था जिसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्व ट्रेसिंग के टॉपिक और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे। आज हम करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के कुछ टॉपिक्स तो हमने कर लिए, क्वेश्चंस आज करेंगे हम। ठीक है, कल बेसिक क्वेश्चन भी करा दिए थे, मेन क्वेश्चन भी करा दिए थे, पर आज हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका डाउट सॉल्व हो और आपके क्लियर हों सारे पीछे के टॉपिक्स। ठीक है, जिसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्व ट्रेसिंग है उसका सारा टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम ये अपने पास है ROC का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे पैरामेट्रिक मेथड से। किससे? पैरामेट्रिक मेथड से। एक्चुअली पैरामेट्रिक मेथड से कर तो रहा हूँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं लूँगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ नहीं ले रहा, मैं पैरामेट्रिक मेथड से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब टी वेरिएबल का यूज़ करके इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, LHS = RHS बता लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस पर लाई कर रहा है या नहीं, y² to 4ax पर लाई कर रहा है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, x की जगह ये वैल्यू डाल देंगे x एक्सिस वाली, और y वाली की जगह y एक्सिस वाली वैल्यू डाल देंगे। चलो डाल के देखते हैं। तो y² = y की जगह वैल्यू डालते हैं अपन, क्या डालते हैं, 2at का स्क्वायर = 4a² t²। ठीक है, और x की जगह डाल देते हैं अपन 4ax, तो x की जगह क्या है, at² ब्रैकेट में 4a² t²। LHS RHS ये दोनों आ गए अपने इक्वल, LHS RHS इक्वल आ गए, मतलब आप समझ जाओ ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन को क्या करना है, कार्टेशियन मेथड का जो फॉर्मूला था वो यूज़ लेना है, पर कौन सा, y = fx फंक्शन वाला। ठीक है, तो यूज़ लेंगे अपन 1 + dy/dx का स्क्वायर अपॉन d2y/dx का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर, जो पूरा न्यूमरेटर है उसकी पावर हो जाती है होल 3/2। ठीक है, 3/2 पावर हो जाती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन फॉर्मूले में पहले अप्लाई करवाएंगे, पर वैल्यूज़ भी तो निकालनी पड़ेगी। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, dy/dx की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे अपन, y² = 4ax है, y² = 4ax, तो अपन dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे, 2y dy/dx। इतना डिफरेंशिएशन करना तो आता है ना, इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2y dy/dx = ठीक है, और फिर सामने क्या हो जाएगा, 4a। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये कट जाएंगे। ठीक है, फिर 2a, ठीक है, 2a/ यहाँ का y इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और ये dy/dx की यहाँ से वैल्यू आ चुकी, तो अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कराएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दी कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट भैया, y = 280, ये वाला जो अपने पास ये y एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट था, उसको अपन सब्स्टिट्यूट करा देंगे। तो क्या करेंगे अपन, dy/dx लिखा अपन ने, ठीक है, 2a लिखा अपन ने, और y की जगह जो वैल्यू थी वो अपन इधर डाल देंगे, 2at हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1/t आ जाएगा। अब यही था जो चीज़, t वेरिएबल का यूज़ वो यहाँ आ रहा है, देख लो आ गया। अब यहाँ पे हम पैरामेट्रिक मेथड कह सकते हैं इसको, कि यहाँ से पैरामेट्रिक मेथड से सॉल्व होगा अब यहाँ। ठीक है, ये सब पैरामेट्रिक मेथड में आ गया। अब ये 1/t आती, t वेरिएबल का यूज़ ले रहे थे अपन, फॉर्मूला नहीं यूज़ ले रहे, अभी भी समझो, फॉर्मूला हम कार्टेशियन मेथड वाला यूज़ ले रहे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, d2y/dx का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। तो अपन क्या करेंगे, 1/t रख देंगे। ठीक है, 1/t के इक्वल कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, d/dx। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना, ये जो वैल्यू आई है उसका x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है मतलब। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक बार तो d/dt आ जाएगा, क्योंकि x की तो टर्म ही नहीं है, तो एक बार विद रेस्पेक्ट टू t करवा लेंगे और 1/t लिख देंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, जो t वाली टर्म है ना उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा देंगे, तो क्या लिखेंगे, dt/dx। ठीक है, dt/dx। अब अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, dt/dx की वैल्यू। तो अपन dt/dx की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, पहले तो अपन को dx/dt वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले dx/dt कैसे फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम x =
80 स्क्वायर से, x इक्वल टू 80 स्क्वायर से। अब ये x इक्वल टू 80 स्क्वायर आया कहाँ से? ये इस एक्सिस से आया, ये x एक्सिस को इधर से x वाले को माना है अपन ने, x एक्सिस इक्वल टू का है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 80 स्क्वायर आया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन करा देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, dx अपॉन dt है तो 2at हो जाएगा, और dt बाई dx कराएंगे, जब dt बाई dx कराएंगे तो ये अपॉन उल्टा हो जाएगा, 1/2at हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। dt बाई dx की वैल्यू फाइंड हो गई है, फटाफट से वो फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे, d2y अपॉन dx का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या लिख देंगे आगे कि -1/t²। पर ये -1/t² अब सर आया कहाँ से, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। तो ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, आप देखो तो सही ध्यान से, आप यहाँ से देखो ना, ये d बाई dt फिर 1/t, ठीक है। 1/t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो -1/t² हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़। और 1/2at आई थी वैल्यू किसकी, dx अपॉन dt की वैल्यू आई थी, ठीक है। नहीं, dx अपॉन dt की तो अपन ने डिफरेंशिएशन किया, dt बाई dx की वैल्यू आई थी 1/2at, अपन ने इसको उल्टा ऊपर कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू जो थी उस अपन ने नीचे ला दी थी, ठीक है। 1/2at हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करा के लिख दो कि -1/2at क्यूब, ठीक है। तो अपने पास ये किसकी वैल्यू आ गई, d2y बाई dx² की वैल्यू, और अपने पास ये dy बाई dx की वैल्यू क्या है, ये 1/t, ठीक है। तो फटाफट इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कार्टेशियन मेथड के लिए, तो y इक्वल टू fx के लिए लगाना है, तो 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाले न्यूमरेटर में 3/2, और ये होता है मोड, ठीक है। ये मोड होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये मोड होता है। अब हमें मोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, ठीक है। तो मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ये मैंने मेंशन कर दिया था कि कार्टेशियन मेथड में डिनोमिनेटर मोड में होता है, कार्टेशियन मेथड के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर मोड में होता है, ठीक है। ये याद कर लेना। अब आगे चलते हैं, अपन इसकी वैल्यू रखवा देते हैं फटाफट, 1 प्लस 1/t, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx का स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, याद करो, याद करने की जरूरत नहीं पहली बात तो, ठीक है। ये अपने पास आई हुई है, -1/2at क्यूब आया हुआ है, लिख लेते हैं अपन -1/2at क्यूब, मोड लगा देते हैं। अब यहाँ मोड की ज़रूरत है, क्योंकि देख लो, बात समझ लो, अगर माइनस भी है ना अंदर तो मोड की वजह से बाहर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस भी अंदर तो मोड की वजह से बाहर आके प्लस हो जाएगा। एक और गलती यहाँ देखो, 3/2 न्यूमरेटर में पावर नहीं लगाई हमने, ठीक है। तो 3/2 पावर अब लगा दिया अपन ने, फॉर्मूला हो चुका है कंप्लीट, वैल्यूज हमने डाल दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसको सॉल्व कर लेते हैं, इस ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बन जाए, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो कि 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन t², ठीक है। तो 1 स्क्वायर तो हो गया सीधा 1, तो सीधे लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1/t² लिख दिया, और इसकी पावर लगा दी 3/2, और नीचे अपन ने क्या कर दिया, इसकी पावर खोल दी, तो मतलब ये इसको बाहर ला दिया, तो ये प्लस में हो जाएगा, 2at क्यूब लिख दिया, ठीक है। 1/2at क्यूब, 1/2at क्यूब लिख दिया। बस अब क्या करना अपन को, अब सीधे ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, t² प्लस 1/t², ठीक है। ये निकलेगा, बिल्कुल सही है। और इसकी पावर 3/2 रहेगी, ठीक है। अब किया क्या है ये तो आपको भी पता है, एलसीएम लिया है मैंने t², बस इतनी सी बात थी। फिर आगे चलते हैं, t² लिखा अपन ने, t² लिखने के बाद अपन ने क्या किया, प्लस किया, फिर 1 की पावर 1 रहने दिया, ठीक है। t² प्लस 1 रहने दिया, अपॉन में जो t² था, ठीक है, वो क्यूब में बदलेगा। अब वो क्यूब में कैसे बदलेगा कि ये जब फुल होल पावर थी इसकी t² की, तो t2 इंटू 3/2, ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, t की पावर हो जाएगी क्यूब, ठीक है, t की पावर हो जाएगी क्यूब। तो t² प्लस 1 ये रहेगा अभी भी 3/2 वाली पावर में, 3/2 वाली पावर में ही रहेगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन वैल्यू डलवा देते हैं, तो अपन वैल्यू डलवा देते हैं, r कर देते हैं इसके सामने, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे करते हैं, p से, ठीक है, p से, पर p नहीं, यहाँ पे p नहीं है, ये रो है, रो,
याद रखने के लिए आप पी बोल सकते हो, पर है ये रो का सिंबल, रो बोलते हैं इसे, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3t क्यूब, ठीक है। टी क्यूब लिखा है, 3t क्यूब नहीं, हाँ वो तो बोल दिए गए, गलती से हो जाती है गलती, इंसान है हम भी। तो टी क्यूब, ठीक है, अपॉन में फिर 1/2at क्यूब, ठीक है। यहाँ से टी क्यूब कैंसिल कर सकते हो। और ये क्या है, डिवाइड में है, इसको ऊपर ले जाओ। क्या ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, इसको इनटू में ले जाओ। सीधी सी बात, ये डिवाइड में है, इसको इनटू में ले जाओ तो 2a, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में था, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना सा था ये आंसर। और ये आंसर किससे निकला है, बाय पैरामीट्रिक मेथड से, पैरामीट्रिक मेथड से किया गया है। अगर एग्जामिनर को मेंशन करवाना है, ठीक है, मतलब स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको ये क्वेश्चन कर रहे हो, आप एग्ज़ाम करके आ रहे हो, तो एग्जामिनर को अगर ये बताना है तो मेंशन करके आ जाना नीचे, बाय पैरामीट्रिक मेथड यूज़, ठीक है। और हमने टी वेरिएबल का यूज़ किया है, टी वेरिएबल का यूज़ किया है, ठीक है, टी वेरिएबल का यूज़ किया है, ये आप इंग्लिश में लिख के आ जाना। चलो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है अपने पास सेकंड क्वेश्चन, किसका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही है। आज मैंने कहा था आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्व ट्रेसिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का टॉपिक का क्वेश्चन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b इज इक्वल्स टू y² अपॉन b² है, ठीक है, y² अपॉन b², ठीक है, इक्वल टू 1 कहेंगे। और फिर एट किस पॉइंट पर है, a cos t b sin t, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, dx अपॉन dt करवा देंगे और dy अपॉन dt करवा देंगे। और इनमें से क्या कर देंगे, ये हो गया x पॉइंट, ये हो गया y पॉइंट, ठीक है। x एक्सिस का ये पॉइंट हो गया x पॉइंट, y एक्सिस का ये हो गया y पॉइंट, ठीक है। फटाफट इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -a sin t, ये हो जाएगा b cos t। इनका डबल डिफरेंशिएशन करा देंगे, d2y अपॉन dx का स्क्वायर, यानी d2x अपॉन dt का, सॉरी, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dt का स्क्वायर, ठीक है। अपन इसको क्या कह देंगे, d2x अपॉन dt का स्क्वायर है, तो यानी डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -a cos t, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा -b sin t, ये इसका, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करें। अब अपन फॉर्मूला यूज़ लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेंगे, पैरामेट्रिक, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेंगे अपन, कौन सा फॉर्मूला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मेथड वाला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मेथड वाला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मेथड, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मेथड वाला अपन यूज़ लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेना है, तो अपन क्या करेंगे, फटाफट से अब मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले अपन लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है, और इसकी होल पावर कर देंगे 3/2, क्योंकि न्यूमरेटर निकालते हैं जब ROC का, तो उसकी होल पावर 3/2 ही रहती है। यहाँ तक आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक बिंदु लगाएंगे इसके ऊपर, एक बिंदु लगाएंगे इसके ऊपर, स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था मेरा बिंदु लगाने का मतलब होता है कि मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि मैं बिंदु लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अब अपन क्या करेंगे, नीचे मोड लगा देंगे। पैरामेट्रिक मेथड है, इसमें भी मोड लगेगा, कार्टेशियन मेथड वाले में भी मोड लगेगा। फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, मैंने आपको कह चुका हूँ। तो ये लो, मैंने आपको क्या कहा कि एक बार इसका करना, एक बार इसका करना, क्या एक बार डिफरेंशिएशन और स्क्वायर लगा देना और होल पावर 3/2 कह देना। उसके बाद अपन एक बार x का करवा देंगे यहाँ पे, और y का डबल डिफरेंशिएशन, फिर माइनस y का एक बार, फिर x का डबल डिफरेंशिएशन। इससे इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये बहुत जगह पूछा जाता है, कई कबार तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, और फिल इन द ब्लैंक्स आपको पता ही है 2 नंबर के भी हो जाते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स। कई कबार आ जाता है, मिड टर्म में भी दे दिया जाता है छोटा सा क्वेश्चन बना के, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं अपन। न्यूमरेटर में क्या डाल देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, तो -a sin t का स्क्वायर प्लस b cos t का स्क्वायर। तो ये आया कहाँ से,
अरे एक बार डिफरेंशिएशन करा रहे हैं और इसका स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर 3/2 होता है होल में, तो ये वाला सिस्टम लगाएंगे। ठीक है, अपन ने क्या किया, ये वाला सिस्टम है, अपन ने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू ली है, यहाँ से अपन ने वैल्यूज ली हैं किसकी, dx/dt की वैल्यू ले ली, dy/dt की वैल्यू ले ली, अपन ने वैल्यूज रख दी, इसमें स्क्वायर कर दिया और 3/2 अपन ने पावर लगा दिया है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, फटाफट इन दोनों को खोल दो, तो इक्वल टू करो, सिंप्लीफाई करवा के खोल देते हैं, तो a² sin स्क्वायर t आ जाता है प्लस b² cos स्क्वायर t आ जाता है। ठीक है, b² cos स्क्वायर t आ जाता है अपने पास। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर लग जाएगी 3/2, क्या लग जाएगी, 3/2 लग जाएगी पावर। ठीक है, और फिर अपन क्या करते हैं, एक बार डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक बार -a sin t, फिर -b sin t। ठीक है, एक बार x का डिफरेंशिएशन, तो ये रख दिया हमने ये वाली वैल्यू। ठीक है, फिर एक बार डबल y वाला डिफरेंशिएशन, तो यानी y का जो डबल डिफरेंशिएशन हुआ ये, वो अपन ने यहाँ रख दी। फिर इसके बीच में क्या लगाया, माइनस, ये मोड में सॉल्व हो रहा है, मोड में। ठीक है, और फिर माइनस लगा दिया अपन ने, और फिर अपन क्या कहेंगे, y का एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये b cos t है, तो b cos t। ठीक है, और एक बार -a cos t, वो अपन ने ले लिया यहाँ से, -a cos t अपन ने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया मोड में बंद। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करा के मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो a b sin स्क्वायर t। ठीक है, माइनस a b cos स्क्वायर t। ठीक है, तो इसका क्या निकल जाएगा, a b sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल्स टू a b। अब आपको पता है sin स्क्वायर h प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये a b मोड में है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू b, बस ये इतना बचेगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये रहे। ठीक है, क्या किया अपन ने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व कर लिया, तो अपन न्यूमरेटर की जगह वैल्यू रख देते हैं, डिनोमिनेटर की जगह वैल्यूज रख देते हैं। तो फटाफट लिख देते हैं a² sin स्क्वायर t प्लस b² cos स्क्वायर t, और इसकी पावर क्या थी, 3/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a b। ठीक है, और ये मोड में चल रहा था, तो मोड से तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वैल्यू आज अपन ने बाहर निकाल दी, अगर माइनस में होती तो प्लस में हो जाती, और तो क्या। तो ए बी, और ये हो गया अपना आंसर, बस इतना सा था, यहाँ पे अपना आंसर खत्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ चुके हैं गाइस कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन पर। ठीक है, पर मैं आज आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज कराने वाला हूँ, और वो काम आती है आपके नेचर ऑफ ओरिजिन्स निकालने में, वो मदद करती है। वो आपको बताएगी कि हाँ कर्व का शेप एक्चुअल कैसा होगा, एक्चुअली में वो कैसे टर्न करेगा, कहाँ से टर्न करेगा, ये सब वो बता पाएगा। तो अपन सबसे पहले चलते हैं टॉपिक पर। ये 3 पॉइंट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं, बहुत काम के हैं। तो अपन को क्या दिखता है कि नेचर ऑफ टेंजेंट, अगर टेंजेंट अपन के पास रियल और डिस्टिंक्ट आई है, ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट आई है, और रियल और डिस्टिंक्ट मतलब ये कि दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं, रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो वो टेंजेंट किसके उधर इशारा करेगी, ओरिजिन नेम नोड के इधर, तो उसका ओरिजिन नेम अपने पास नोड हो जाएगा। और नोड मतलब क्या होता है, नोड मतलब ग्राफ का विजुअल कैसा बनेगा, ग्राफ का विजुअल कैसा बनेगा, ग्राफ का विजुअल कैसा बनेगा, ये इधर हमने लिखा हुआ है। और ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ क्रॉस करेगा लूप या एक्स शेप जैसा। ठीक है, ग्राफ क्रॉस करेगा लूप या एक्स शेप जैसा। वो मान लो आपके क्रॉस कोई शेप बना रहा होगा, या रॉन्ग ऐसा कुछ बन रहा होगा, या ऐसा बन रहा होगा, या ऐसा बन रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब क्या सीन है कि रियल एंड को इंसिडेंट आ जाते हैं, रियल और को इंसिडेंट। और रियल और को इंसिडेंट मतलब ये कि एक ही जैसी वैल्यूज आ जाती हैं, एक ही जैसी वैल्यूज आ जाती हैं, पर को इंसिडेंट होती हैं, वो वाली टेंजेंट। तो उसका नाम कस्प ओरिजिन। ठीक है, उसका नाम कस्प ओरिजिन। और शार्प पॉइंट बीक जैसा दिखेगा वो। बीक मतलब होती है चोंच, चोंच, कबूतर की चोंच, चिड़िया की चोंच, वैसा कुछ दिखेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो एक्स एक्सिस के टच होकर निकलेगी,
एक्स एक्सिस के टच करके वो जो आपकी शार्प टर्न लेगी वो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से कुछ शार्प टर्न ले रही होगी, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, या फिर यहाँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से ले रही होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस से शार्प, ठीक है, ऐसा कुछ कर रही होगी, शार्प टर्न ले रही होगी एक्स एक्सिस से, ठीक है। और अब क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट यानी इमेजिनरी, जो टेंजेंट्स आपके पास इमेजिनरी निकल गई हो उसको अपन आइसोलेटेड पॉइंट्स कहते हैं। ओरिजिन का नाम आइसोलेटेड पॉइंट्स या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट्स, कॉन्जुगेट पॉइंट्स, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट है, कॉन्जुगेट पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ही ये होता है कि सिर्फ एक डॉट रहेगा, कोई लाइन नहीं रहेगी, कोई शेप नहीं रहेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पर और जल्दी से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा लेते हैं। कर्व ऑफ ट्रेसिंग का क्वेश्चन है, कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अपन इसको सिंप्लीफाई कराते हैं। AY² प्लस XY² इज इक्वल्स टू X²A माइनस X³, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। और अपन क्या करेंगे, इन सब टर्म को इधर ला देंगे और इक्वल करा देंगे 0 से। तो AY² प्लस XY² माइनस X²A प्लस X³ इक्वल टू 0। बस सीधी सिंपल सी चीज़, बस इतना ही सा तो लिखना था, समझ में आया? बस इतना सा ही तो लिखना था। अब क्या करना है, अपन को पॉइंट्स निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे सिमेट्री वाला पॉइंट निकाल लेंगे अपन। सिमेट्री वाला पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले, आपको पता है। तो क्या करना होता है, आपको सीधी सी बात, कुछ नहीं पता करना है। सबसे पहले ये पता करना है कि y की पावर अगर इवन है तो वो सिमेट्रिकल किसके होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। तो अपन सीधे से लिख देंगे कि द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बिकॉज, क्योंकि हैविंग y हैविंग पावर इवन, ठीक है, इवन पावर है y की, इसीलिए हम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कह देंगे, ठीक है। अब मैं एक आपको बात बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कम से कम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये कॉमन है और 7 से 10 नंबर का आता है। 7 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वी भी कह सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MIQ भी लिख लो भली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख लो भली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है पर तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ही नहीं उस क्वेश्चन को छेड़ पाओगे। तो सेकंड पॉइंट आ जाओ फटाफट। सेकंड पॉइंट क्या निकालेंगे, ठीक है, टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल लेंगे सबसे पहले। टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, x को 0 पुट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ टेंजेंट एट ओरिजिन यानी टेंजेंट एंड ओरिजिन दोनों चेक हो रही है। कैसे दोनों चेक हो रही है, पहले तो अपन ओरिजिन चेक करेंगे, उसके बाद टेंजेंट भी चेक हो जाएगी, है ना। टेंजेंट एट ओरिजिन यानी ओरिजिन भी चेक हो रही है और टेंजेंट भी चेक हो रही है। यानी मैंने जो कल 2 पॉइंट समझाए थे वो दोनों पॉइंट इस एक में ही आ सकते आराम से, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, x को जब 0 किया अपन ने तो वी गेट y इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है, y भी 0 मिल जाएगा अपन को, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन क्या कहेंगे, सीधी सी बात, हैंस द कर्व passes थ्रू दी ओरिजिन। हमें प्रमाण मिल चुका है कि ओरिजिन से ये कर्व पास हो रहा है, ठीक है, हमें ये प्रमाण मिल गया है। अब कर्व ट्रेसिंग बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। अब आराम से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, AY² माइनस AX² इज इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने कहाँ से लिखा ये बताओ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप पूरा ध्यान लगाओ, अचानक से ऐसे आ जाता है तो आप पूरा ध्यान लगाओ कि ये आया कहाँ से। तो मेरी ये बात है कि ये इधर मैं लोवेस्ट डिग्री टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा लोवेस्ट डिग्री टर्म, जो टेंजेंट वाले पॉइंट में होता था। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म मतलब यहाँ से अपन लोवेस्ट डिग्री टर्म करेंगे इस वाले में। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, एक तो ये रही, फिर एक ये रही, और कौन सी, और ये रही, ठीक है। ये 3 टर्म लोवेस्ट डिग्री टर्म्स है। अब मैंने बताओ ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि y की डिग्री 2 और x की डिग्री 1 मिल के क्या हो गई, 3 हो गई, समझे।
तो इसमें ये a कांस्टेंट हो गया है, तो y की x की डिग्री 2 ही रही हाईएस्ट, और इधर y की डिग्री 2 ही रही हाईएस्ट, ये a कांस्टेंट। तो अपन ने इनको ले लिया, ay स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बस फटाफट अब सिंप्लीफाई करवा दो, a कॉमन ले लो, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू 0 कर दो, इसको नीचे भेज दो तो ये 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसको इधर ले गए, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या कह देंगे, प्लस माइनस एक्स, क्यों, स्क्वायर अपन ने इधर भेज दिया, ठीक है, तो प्लस माइनस एक्स हो गया, सीधी सी बात। ये हुआ क्या, ये दो टेंजेंट्स आ चुकी हैं, 2 टेंजेंट्स, ठीक है, और वो कैसी आई हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू एज आई हैं, और वो हैं 2 टेंजेंट्स अपने पास आ गई हैं। मतलब अब अपन ने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यहाँ काम आएगा, और वो यहाँ कैसे काम आएगा, अपन नेचर ऑफ ओरिजिन निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब अपन को एक डायग्राम बनाना है, यानी डायग्राम बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के लिए अपन को ये भी तो पता रहना चाहिए कि कर्व का शेप कैसा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ ओरिजिन कैसा होगा, इसका नोड होगा, क्योंकि 2 टेंजेंट्स है, रियल और डिस्टिंक्ट वाला पॉइंट है, ओरिजिन नेम नोड हो गया, यानी ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, या ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, अरे ऐसा बन रहा होगा, ऐसे, ठीक है, 8 नहीं ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा बन रहा होगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ तक पॉइंट खत्म हुआ, टेंजेंट वाले तक समझ में आया, अब चलते हैं एसिम्पटोट वाले टॉपिक पर, एसिम्पटोट वाला पॉइंट निकालेंगे। तो एसिम्पटोट वाला पॉइंट निकालेंगे फटाफट, यहाँ पे एसिम्पटोट वाला पॉइंट निकाल देते हैं, एसिम्पटोट निकाल लेते हैं अपन, ये वाली जो है ये यूज कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस निकाल लेंगे, फिर वाई एक्सिस निकाल लेंगे। एक्स एक्सिस की सबसे बड़ी टर्म, सबसे बड़ी डिग्री ये रही एक्स क्यूब, इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट एक ही है, यानी एक मतलब कांस्टेंट मतलब नो पैरेलल asymptote ऑफ एक्स एक्सिस एंड डजंट एग्जिस्ट कह देंगे अपन, ठीक है। पर y के वैल्यू, y का अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या है अपना y का मतलब ये रहा y इधर और ये रहा y इधर, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, a प्लस x कहेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वेट कर देते हैं 0 से, ठीक है। फिर एसिम्पटोट में तो यही होता है, तो x इक्वल टू माइनस a कह देंगे, ठीक है। ये अपने पास y एक्सिस से पैरेलल एसिम्पटोट एक निकल के आया है। अब अपन क्या करेंगे, एसिम्पटोट तो अपन ने निकाल लिया, अब अपन चलते हैं मेन पॉइंट पे, सबसे लास्ट पॉइंट जो अपन ने सीखा था। पर हाँ, और सॉल्व करना पड़ता है, मैं अपने टॉपिक के हिसाब से बता रहा हूँ कि चौथा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट सही है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन पहली बात x को पुट कर देंगे 0, तो x को पुट किया 0 तो वी गेट ऑल्सो y इक्वल टू 0, तो y 0 निकल गया। यानी आपको पता है इधर से मतलब कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, ये तो अपन ने यहाँ पे फाइंड करा है। पर अपन को क्या करना है, यहाँ से एक फाइंड किया अपन ने पॉइंट जो कि निकला 0,0, x को पुट किया तो y भी 0, तो 0,0 एक पॉइंट निकल गया अपने पास। पर अब क्या करना है, नाउ अगेन अब क्या करेंगे अपन, y को 0 कर देंगे। जब y को 0 कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा वो अपन अभी आगे लिखेंगे। तो अभी आगे लिखेंगे, जल्दी लिखते हैं। तो क्या आएगा, -ax², ठीक है, -ax² प्लस x³ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y को अपन ने a कर दिया, अरे y को अपन ने 0 पुट कर दिया, तो अपने पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। जब ये वैल्यू आएगी, अपन ने इसको 0 करवाया, अपन के फिर y की वैल्यू पुट कराई थी 0, कहाँ करवाई थी, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इससे ये आंसर आया है -ax² प्लस x³, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x³ माइनस ax², ठीक है, -ax² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है। तो x³ माइनस ax² कह दिया अपन ने इसको, x³ माइनस ax² इज इक्वल्स टू 0 कह दिया। अब अपन क्या आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो x माइनस a इक्वल टू 0,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक बार 0 के इक्वेट कर देंगे और x माइनस ए को एक बार 0 के इक्वेट कर देंगे, तो इधर से वैल्यू आ जाएगी 0 और इधर से वैल्यू आ जाएगी a, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए, फटाफट इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। b पॉइंट आ गया अपने पास a,0। हमने पहला पॉइंट क्यों नहीं लिया x का? क्योंकि हमने ये पॉइंट इधर यूज ले लिया था। आया समझ में? अब तो आ गया होगा समझ में कि इंटरसेक्शन पॉइंट में मैंने b वाले पॉइंट में पहले अब क्यों a ले लिया, जबकि यहाँ पे मैं 0 यूज ले सकता था। नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पहले ले चुका हूँ। आ रहा है बात समझ में? पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, जब समझ में आएगा। तो अपन क्या लिख देंगे? अपन क्या लिख देंगे कि द कर्व इंटरसेक्ट एट, एक तो 0,0 पॉइंट पे और एक a,0 पॉइंट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? सीधी बात, रीजन निकालते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है, इससे अपन का ग्राफ का कर्व बन जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, कर्व का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सॉरी हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है, क्या करें। चलो अपन आगे कुछ नहीं यार, अब सीधे 5वां पॉइंट रीजन वाला सॉल्व करते हैं। रीजन बताते हैं अब इसका, रीजन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो y स्क्वायर a प्लस एक्स, ठीक है। अपन क्वेश्चन लिख लेंगे y स्क्वायर, ठीक है, a प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये लिखा अपन ने। अब अपन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो y स्क्वायर लिखा, फिर एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स लिखा अपन ने। उसके बाद ये जो स्क्वायर है ना, वो अपन इधर भेज देंगे, तो वो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर a माइनस एक्स, ये ब्रैकेट था, ठीक है। तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है। अपन के पास ये आए, अब क्या करेंगे? इधर से x बाहर निकल जाएगा, तो x बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आ जाएगा अपने पास। फटाफट इसमें वैल्यूज इनपुट कराते हैं ताकि अपन को पता चल जाए कि ये किस रेंज में रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट करवाते हैं। तो y का वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट, y का वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब y का वैल्यू मुझे क्या चाहिए? रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए। ये मैं आपको इंडिकेट कराना चाह रहा हूँ। तो y का वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए, तो अपन को क्या करना होगा? x की वैल्यू 3 कंडीशंस बना देंगे अपन, ठीक है। जैसे x अगर बड़ा हो गया a से, या x अगर छोटा हो गया a से, ठीक है, या फिर x इक्वल टू हो गया 0, तो फिर क्या क्या कंडीशन डलेगी ये अपन समझाते हैं। x, ठीक है, a से बड़ी अगर वैल्यू डल जाती है इस क्वेश्चन में, मतलब इस आंसर में, इधर वाले इस फंक्शन में अगर मैं a की वैल्यू बड़ी डाल दूं, तो वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लग जाएगा, इसीलिए वो माइनस वाले पार्ट में आ जाएगा। और माइनस वाला पार्ट फिर यहाँ पे y की वैल्यू इमेजिनरी निकलवा देगा। अब मैं क्या करूँगा? a की वैल्यू अगर छोटी डाल दी मैंने, a की वैल्यू अगर इधर मैंने छोटी डाल दी तो प्लस में आएगा, और फिर वो क्या निकल जाएगा? वो इधर y की वैल्यू रियल निकाल के छोड़ेगा। पर x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तब क्या होगा? x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो सीधी सी बात है, एक तरह से वो a से 0 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू मैं सही में पुट कराऊं जब, तो वो क्या निकल जाएगा? y भी रियली निकलेगा। और ऐसे भी मैं a ही रखता हूँ, तो a माइनस 0 इक्वल टू a हो जाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो ये किस में निकला? रियल में। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अपन इसकी रेंज बता देंगे, 0 फिर x फिर a, ठीक है। x की जो वैल्यू है 0 से a तक, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? डायग्राम बनाना है, यानी डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे? ये अपन ने एक लाइन खींची, एक्सिस बनाई, ठीक है। इसको x कह दिया, इसको y कह दिया। अपन क्या करेंगे? अपन पास 2 टेंजेंट्स निकली थी, अपन 2 टेंजेंट्स देखेंगे। तो 2 टेंजेंट्स निकली थी, तो अपन कहाँ देखेंगे? टेंजेंट वाले पॉइंट में। और वो कहाँ थे? ये थे। समझ रहे हो? तो अपन क्या कहेंगे इसमें? यहाँ कैसे ग्राफ बनेगा? यहाँ ऐसे ग्राफ बनेगा कि अगर y इक्वल टू एक्स, पॉजिटिव x है, y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव x है, तो ग्राफ यहाँ से जाएगा। देखो, यहाँ से ओरिजिन को कट करता हुआ जाएगा। देखो, ये ओरिजिन को कट करता हुआ गया, और वहाँ है यहाँ y इक्वल टू एक्स, जो कि पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अब माइनस वाला आ गया, तो माइनस वाला यहाँ से कट करके जाएगा, और तो क्या, बहुत सिंपल, यहाँ से यहाँ से कट करके चला जाएगा ओरिजिन को। यहाँ माइनस एक्स वाला, y की वैल्यू माइनस एक्स, तो यहाँ से कट करके चली जाएगी, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव एक्स वाला था, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इधर से एसमटोट क्या आई थी अपनी, ये रही पैरेलल टू ए एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि आई है अपनी माइनस है, ठीक है। तो माइनस ए आई है, एक्स एक्सिस पे अपन डलवा देंगे इसको, और वाई वाले पे है तो अपन ऐसे कर देंगे, ऐसे। ये क्या हो गई, ये पैरेलल एसिम्पटोट निकली, एक्स इक्वल टू माइनस ए निकली, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये पैरेलल एसिम्पटोट निकली थी, अपन ने यहाँ इंडिकेट करा है, ठीक है, पैरेलल एसिम्पटोट था। अब अपन क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि एसिम्पटोट कर्व को टच नहीं करती है, पर कर्व के साथ साथ ही चलती है। तो अपन यहाँ से एक पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से अपन इसका कर्व बनाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, ये टच नहीं करेगी, ये सिर्फ इसके साथ चलेगी, तो यहाँ ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। बस ये अपना ग्राफ बन गया, बस इतनी सी बात थी, ये बस इतना सा ही क्वेश्चन था। आपको ध्यान देना था इसमें इन 3 पॉइंट्स पे, क्योंकि इनसे अपन को कर्व पता चल जाएंगे कि कर्व कैसे बनेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी आगे वीडियो और आएंगी, देखते रहिए, मज़े लेते रहिए और मैथ्स को एंजॉय करिए।